ये कुछ समझ में आया है आपको? आया। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमारे साथ ही लोग, ये बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर का। एक इधर खुल रही है मतलब ये ऐसी साइट खुलेगी www.myrc को इस पर क्लिक करोगे तो किसान विकास से आप लिंक हो जाओगे, आपके आधार कार्ड का कुछ वैसे ग्रुप में डाल दिया जाएगा तो ये आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। बस उसके बाद आप सारे सेंटर आधार कार्ड के साथ एक अलॉटमेंट नहीं, फिर वो आधार कार्ड दूसरी जगह नहीं लगेगा, एक अलॉटमेंट एक रोजगार की तरह हो जाएगा। अभी हमारा विषय रहेगा थोड़ा सा एग्रीकल्चर पे 15 से 20 मिनट हम क्लोज करेंगे, थोड़ी सी बातें करते हैं। मेन चीज़ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा है और वो सेक्टर परसेंट में चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि रुका हुआ है, चाहे जैक के साथ चल रहा है। वो हमारे साथ क्यों आएंगे, क्यों खरीदेंगे हमारे साथ? और जब तक हमारे प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे तब तक तो हमारा ये सारा सिस्टम बीएसपी डीएसपी केवीएस बैठे रहेगा। सही है। तो सबसे जो इसमें मुख्य विषय है वो शाम को एक बात हुई थी और मैं अभी भी कर रहा हूँ। क्या है जी? हमें किसान को जागरूक बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है। साइंटिस्ट बनाने का मतलब ये नहीं कि उसकी पीएचडी करवानी है ना, पीएचडी तो उसने एग्रीकल्चर में कर रखी है। हकीकत में साइंटिस्ट से ज़्यादा वो जानता है ग्रामीण लेवल पे, या मैं कह सकता हूँ धरातल पे उसको ये पता है कि जड़ के अंदर नेमाटोड क्या है। साइंटिस्ट को सिर्फ सर्कल करके बताया जाता है जड़ में ऐसी गांठ होती है, एक्चुअल में कैसी गांठ होती है वो फोटो में देखिए उसने धरातल है, किसान ने देखा। किसान से बड़ा साइंटिस्ट एग्रीकल्चर में कोई नहीं है। बस फर्क ये है कि उसको थोड़ा सा जागरूक करने की जरूरत है। और जागरूक कब होगा जब उसके पास जानकारी। धरती पे ऐसा एक भी काम नहीं है जिसमें जानकारी न हो फायदा हो जाए। हमने कपड़े पहन रखे हैं, जूते पहन रखे हैं, चेयर्स पे बैठे हैं, अगर किसी कंपनी को उसके मैन्युफैक्चरिंग का सही नहीं पता तो उसकी यूनिट कामयाब नहीं होगी। कन्फर्म। तो वैसे ही जानकारी होना जरूरी है बड़े स्तर पे। अभी जैसे गन्ने का जिक्र चला था, शायद साथी बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे 20-20 बैग इस्तेमाल हो रहे हैं। थोड़ी नहीं है 20 बैग। सुबह जिक्र चल रहा था कि हमने हिसाब किया साल भर का 20 तो जी 25 भी होता जी, 25 भी होते हैं। तो ये क्या है, जरूरत क्या है इसकी? गन्ने के अंदर का जिक्र है, अलग अलग फसलों में अलग। तो सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड है आज के दिन किसकी है? यूरिया में क्या होता है? 60 कितना? 46। और वायुमंडल में 78। कल फोन पे भी देखा था हमने 78%। वैसे दिखने में ज़्यादा है, पता ही लग रहा है ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी ये जो नाइट्रोजन होती है ये 100, गूगल पे जाओगे तब आपको पता चल जाएगा, उसके ऊपर लिखा मिलेगा कि 100 kg में 40 किलो नाइट्रोजन आपका। अब ये 40 किलो हमारे पास बचा कितना? मेरे ख्याल से 21.5 किलो के बैग में तो 21.5 के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। किसको छोड़ के? उस किसान को इतना जागरूक करना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट में बदल के पत्तों के द्वारा भोजन के रूप में कौन ग्रहण करवाता है? एजोक्टोबैक्टर और राइजोबियम। ये आपके प्रथम उत्पाद हैं जो अभी यूनिवर्सिटी में आप देखोगे लगातार किसान जो हम बीज कोट के लेके जा रहे हैं। एजोक्टोबैक्टर और राइजोबियम दो अलग अलग उत्पाद हैं लेकिन काम एक ही है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करना। इनके साथ में जो दूसरा बैक्टीरिया दिया गया है वो पीएसबी है, फास्फोसेलुलाइज बैक्टीरिया। उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। अब ये दो अलग अलग क्यों है? एक दलनीय में काम करता है, एक गैर दलनीय में काम करता है, दोनों का एक ही काम। अगर हम दलनीय फसल लगा रहे हैं तो राइजोबियम का इस्तेमाल करें और गैर दलनीय लगा रहे हैं तो किसका? एजोक्टोबैक्टर का काम करें। अब ये दोनों कहाँ मिलती हैं? जितनी भी दलनीय फसलें होती हैं ना उनकी जड़ों के अंदर नाइट्रोजन की ग्रंथियां होती हैं। जितने भी दलनीय फसलें होती हैं उसके अंदर आपको एजोक्टोबैक्टर राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया मिलते हैं। अब किसान ने उसको किसी भी प्रकार जो है ना संभाल के नहीं रखा, ज़्यादा डराने का वो खत्म हो गए। अब ये वापस आपको दिए जा रहे हैं कि आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो आप 5 दिन में 10 दिन में जो यूरिया के तौर पे उसको नाइट्रोजन भोजन के तौर पे दे रहे हो वो 5-10 दिन में नहीं, उसको हर रोज जरूरत होती है। हमें भोजन की हर रोज जैसे जरूरत होती है। तो आपका जैसे जैसे पर डे सूर्य निकलेगा, धूप निकलेगी तो प्रकाश निकलते ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपका पौधा हर रोज भोजन होगा।
अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल बनाए और वो उतना ही ज़्यादा मजबूत और तंदुरुस्त रहेगा, उसको कीट या फंगस प्रभावित फिर नहीं कर पाएंगे। ये सारी की सारी प्रक्रिया हमें फार्मर को हमारी यूनिट के माध्यम से, आपकी किसान गोष्ठी के माध्यम से रविंद्र जी की इधर हुई है, तो ये धीरे धीरे और स्टार्ट हो जाएगी। इनका जो सुभाष जी को मैं बता रहा था कि 7 KVS और 1-2 ब्लॉक इनके ओपन हुए हैं, इनकी बस यही थी कि कोशिश की जी मेरे से आगे कैसे बढ़े, हाँ जी आपसे आगे ऐसे बढ़ेगा कि हम वहाँ पे मीटिंग करने आएंगे, 90% तो विजन आपका वहीं क्लियर हो जाएगा, आपके जितने भी किसान है। तो बोला जी मैं बाहर से भी बुला लूँ, हाँ जी बुला लूँ। इन्होंने 10-20 गाँव के किसानों को बुला लिया, अभी लाइन में है, 7 के तो रजिस्ट्रेशन इनका हो चुका है, लाइन में है अभी और पेंडिंग में, वो भी जल्दी आने वाले हैं। तो विजन क्लियर किसके माध्यम से होगा, किसान का भी और आने वाले गाँवों के आसपास के किसानों का। कहाँ से? किसान गोष्ठी से हमारी पूरी की पूरी टीम रहेगी। अभी तो रमेश जी हैं, मैं हूँ, शायद मेरी जगह सतीश जी हूँ, कोई भी हो, हमारी टीम रहती है पूरी, और वो जाती है किसानों को एजुकेशन करती है किसके मामले में, खेती के मामले में, कि तू जो कर रहा है ना वो तेरी चीज़ नहीं है। धरती के ऊपर ऐसा एक भी पौधा नहीं है जिसको किसी दूसरे से खुराक की जरूरत हो, एक भी पौधा नहीं है। हमारे आसपास बहुत पौधे खड़े होते हैं, क्या हम उनको खुराक देते हैं? रोड के ऊपर बहुत खड़े होते हैं, कोई संभालने वाला ही नहीं है, कोई ना कोई तोड़ने वाला तो भले ही है, फिर भी वो अपनी ग्रोथ करते हैं। हमारी फसल में ऐसा क्या हो गया? और 80 से पहले या 75 से पहले ऐसा क्या नहीं था कि उनको जरूरत नहीं थी? 75 से पहले क्या हम यूरिया DAP नहीं डालते थे? क्या हमारे पास खेती नहीं होती थी? अगर समय पे बारिश होगी, हमारे पास हाइब्रिड बीज भी नहीं था, जिसके लिए कल अलर्ट बज रहा था 1270 के लिए। अब वो 1270 का एक वैरायटी है जो 70 से 80 मन निकालती है। अगर हमने बो दिया 306 को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? अब 306 को बो दिया और उसमें हमने 3 कट्टे DAP के और 15 कट्टे यूरिया के डाल दिए, क्या वो 50 मन निकलेगा? उसकी वैरायटी बनी हुई है कि वो 25 से और 35 मन के बीच, इससे ज़्यादा कितना ही डाल दो, इससे ऊपर आना ही नहीं। 50 मन को आज तक कितना हुआ है जिंदगी में कभी होगा। तो हमारी पैदावार किसने बढ़ाई? हाइब्रिड वैरायटी ने। फिर दूसरी पैदावार किसने बढ़ाई? समय पे पानी देने। जिस टाइम मैं जिस खेती की बात कर रहा हूँ, उस टाइम समय पे पानी नहीं था, बारिश के आधार पर पानी तो था, लेकिन अगर फिर भी हमारी जड़ को या पौधे को थोड़ा सा भी नमी मिल गई तो वो किसानों को कभी धोखा नहीं देती थी। आज अगर एक बार सूखा आ जाए जमीन में, पूरी की पूरी फसल जो है ना खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर जो पोषक तत्व है वो रासायन डालने के कारण खत्म हो गई। दूसरा, इसके अंदर हमारे पास बड़ी यूरिया से दूसरा विकल्प क्या है? बड़े स्तर के ऊपर DAP की आवश्यकता होती है, मुख्य तत्व माना जाता है। अब DAP है क्या? डाई अमोनियम फास्फेट, डाई डिमेटेरियल, मिट्टी का दाना। हमारे यहाँ नजदीक जो गंगानगर में बढ़ता है, एक ब्लॉक में भी बढ़ता है, तो उस मिट्टी के दाने को हीट के ऊपर हार्ड किया जाता है और अमोनियम एसिड को उसके ऊपर लगाया जाता है कि वो दाना टूटे नहीं, फिर फास्फोरस को कोट किया जाता है। अब ये फास्फोरस तो है खुराक, अमोनियम एसिड जिसको हम जहर या रासायन बोल रहे हैं, और डाई है डिमेटेरियल। लगभग एक बैग के अंदर 23 kg के आसपास क्या होता है? मिट्टी का दाना। 23 किलो वजन किसका है? मिट्टी का। फिर उसके बाद में अमोनियम एसिड लगभग 7 kg के आसपास। कितना हो गया जी? हमारे पास कितना बचा है? 11 kg सीट्रिक सोलुबल फास्फोरस होता है, मैं अभी बताऊंगा, उसमें कट्टे पे लिखा होता है, और लगभग 9 किलो 950 ग्राम के आसपास वाटर सोलुबल होता है, पानी के साथ होता है। DAP कट्टे पे लिखा होता है N 18%, PT 40%, PCS 40% और PWS कितना? 39.5%। ये परिभाषा आपके कट्टे के ऊपर लिखी जाती है एक लाइन में, उसके ऊपर लिखा आता है डाई अमोनियम फास्फेट, उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा आता है 1840। 1840 क्या है? आप ऐसे पता है किसी को? NPK, N 18% नाइट्रोजन, P 40% फास्फोरस और 0% क्या है? पोटासियम। अब बहुत से लोग पोटास को बिजाई में भी बीजने लगे, बीज देते ना,
एक्चुअल में पोटास अगर बिजाई में बिजली की जरूरत होती तो ये डीएपी की जब शुरुआत हुई थी उसी टाइम 0 की बजाय उसमें भी कुछ परसेंट डाल देते, उस टाइम आपका पोटास काम करता ही नहीं। पोटास का काम होता है आपका फ्लोरिंग फ्लोटिंग और जो दाना बनना है उसकी गुणवत्ता, आकार, चमक और स्वाद बनाने में। जब तक दाना ही नहीं बन रहा तब तक पोटास के आपके पौधे को बड़ी जरूरत नहीं है। लेकिन इस परिभाषा को समझें, इसने लिख दिया पीटी 40%, टोटल फास्फोरस जो आपके डीएपी के बैग में है वो कितना है पर क्विंटल पे। एक बैग में कितना बचा है? 23। अब 23 केजी में से ये कहता है कि सिट्रिक सोलुबल पीसीएस 40%, 23 में से 40% कितना बना जी? 11.5 केजी सिट्रिक सोलुबल है। सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में होता है, दही, लस्सी, किन्नो, संतरा, नींबू जो भी है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल होता है। ये किसान खेत में डालता है, सिट्रिक अम्ल का छिड़काव होता है खेत में? नहीं होता। ये आपकी जमीन में जमा हो रहा है, जो मैं बता रहा थी, ये आपके खेत में जमा हो रहा है। दूसरा है PWS 39.5, 23 किलो में से WS वाटर सोलुबल 39.5 है, पानी के साथ घुलनशील होने वाला, लगभग 9 किलो 900 एक डीएपी के बैग से एक किसान को 9 किलो 950 ग्राम फास्फोरस अवेलेबल होता है। वजन 50 केजी। ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग, सब्सिडी, अरबों खरबों रुपए की सब्सिडी हर साल देश कर्ज में जा रहा है, वो कर्ज वापस किसान को चुकाना पड़ रहा है टैक्स के रूप में। हर एक चीज के ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा। देश अपने जेब से कोई नेता थोड़ी दे देगा, वो अपनी चीजों पे टैक्स बढ़ा देगा। महंगाई जो बढ़ती है वो इसी चीज को लेकर बढ़ रही है, और हम इस चीज में अहम भूमिका निभा रहे हैं देश को कर्जदार बनाने में, खुद के ऊपर खर्च बढ़ाने में। क्या ये 9 किलो फास्फोरस अगर हमें मिल जाए, या अगर ग्लूको फास्फोरस आपको मिलते, ग्लूको फास्फोरस को अंदर सीधा लिक्विड फॉर्म में वो देखो भोजन के रूप में प्राप्त हो जाए, तो वो आपको 3 किलो ग्लूको फास्फोरस भी काफी है। अब हम इस दिशा में जा रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाऊंगा खेती का, ये तो आया था समझ में, थोड़ा स्पीड में। हाँ बिल्कुल स्पीड से। अब हमने खेती को एक प्रारूप दिया लगभग 75-80 में, क्या डीएपी और यूरिया डीएपी, और ये डीएपी यूरिया 5 प्रति एकड़ हमारे को रिकमेंड की गई। ये थोड़ा सा एक गाना गाना है बिल्कुल देगा, इससे आपको पैदावार बढ़ जाएगी और अपने जो है देश के अंदर अनाज के जो भंडारण है वो बढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था कि हमारे देश के नागरिक अगर सप्ताह में एक टाइम वर्क करेंगे तो दोनों सबको घर पहुँच जाएगा। इतनी किल्लत थी हमारे पास। उस दिशा में इसको उठाया गया था। 5 के लिए 5 के लिए दिया था। 5 से 50 के लिए किसी कंपनी, किसी यूनिवर्सिटी, किसी गवर्नमेंट ने रिकमेंड नहीं किया, किसान ने खुद अपने आधार पे किया। उसको बेईमाना होगा कि हाँ इससे तो पैदावार बढ़ रही है, तो मैं क्यों ना उनके बाद सफर हटा के और पक्की छत करके अपने बच्चों को बिजली की जगह बिजला डालता है, बिजला जिससे हवा डालते थे, गंदी होती थी उसके पंखी की जगह में पंखा लगा। खुद अपने बेईमाने में हमने 5 किलो से 50 किलो किया और फिर जो जमीन की जरूरत बढ़ गई। जब ये 5 से 50 किया तो 50 करने के बाद क्या हुआ, हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति या जीवाणु या कार्बन कंटेंट जिनके बारे में सर बता रहे थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। जब खत्म होने लगे तो हमारी फसल लगभग, ये दिक्कत हमारे को आई 2005 के और 2008 के बीच में कि हमारी फसल अच्छी चल रही है, हमने डीएपी का 1 कट्टा डाल दिया, यूरिया का 1.5 या 1.25 कट्टा डाल दिया और उस टाइम फसल की ग्रोथ अच्छी होगी और फसल जो है चलते चलते बीच में विकार दिखाने लगी, वो फ्रूटी का तरीके से नहीं कर रही, दिक्कत दिखा रही है। अनसोलबल मात्रा में हमारे पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए ये किसान परेशान हो गया। बोला जब की बात मैंने डीएपी का भी 1 कट्टा डाला, यूरिया का भी 1 कट्टा डाल दिया, फसल एक बार तो ठीक चली लेकिन वो बीच में आके रुक गिरा, आके ग्रोथ ही नहीं कर रही है, उठाव नहीं कर रही। पहले ही पेस्टिसाइड कंपनियां थी यार, उनको पता था ये दिक्कत आएगी, वो बोले तुम जिंक ले जाओ, जिंक तेरे अनसोलबल फॉर्म में पड़े तत्वों को सोलबल कर देगी। इस किसान ने एक ने जिंक का इस्तेमाल किया और ऐसा मूर्ख और भेड़ चाल वाला इंसान था कि इसने 25 स्कोर बता दिया, बोला जिंक डालोगे तो बहुत बढ़िया पैदावार और बढ़ जाएगी। उनको जरूरत नहीं थी
लेकिन प्रमोट कर दिया, सब जिंक डालने लगे, जो थी उसको भी, नहीं थी उसको भी। अभी ये सिस्टम चला हमारा 8 से 13 तक, और 13 के बाद में एक बड़ी दिक्कत आने लगी कि उस जिंक से भी और डीएपी यूरिया बढ़ाने से भी हमारी फसल पूरी की पूरी तैयार हो गई, पूरी फसल तैयार हो गई। अंतिम समय में थोड़ी सी हीट ज़्यादा होने के कारण दाना कच्ची और नाजुक पड़ने लगा। पैदावार 60 मन 70 मन की देख रहा था, पैदावार निकली 40-45। वो फिर परेशान, फिर गए दुकानदार के पास, और सबको पता था कि ये जहर डालने से परिस्थिति आने वाली है, कंपनी ने पहले से तैयार कर रखा है। बोला जब मेरी तो जहनत के बाद फसल पूरी की पूरी नष्ट होगी, बर्बाद होगी, खत्म होगी, उसमें सोखा आ गया या उगड़ा आ गया, जो भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परिभाषाएं बोलते। बोले अब क्या करूँ? बोले तो ऐसा कर, पोटाश डाल, पोटाश तेल डालने को कच्चियाँ बनाने से रोकेगा, उसको पैदावार बढ़े। पहले 2 थे थोड़ी सी मात्रा में, उनकी मात्रा बढ़ाई, उनकी मात्रा बढ़ाने से जमीन टूटी, जिंक का तीसरे का हुआ, फिर चौथे का हुआ, अब 4 हो गए। अब 4 जहर जब जमीन में जाने लगे तो जमीन के अंदर हीट अत्यधिक मात्रा में होने के कारण जब भी पानी देते तो हुमस बढ़ती, क्योंकि ऊपर से मुंह बंद था और वो हुमस जड़ों को खराब करने लगे, जिसको हम फंगस के तौर पर करते हैं। अब ये पहले दे दिया, बोला जी मेरा जो है ना 18 के बाद में बड़ी दिक्कतें आई जड़ फंगस की, आज तक चल रही है, आगे ऊपर दी जा रही। बोला जी मेरी जड़ें बर्बाद होगी, काली पड़ गई, जड़ा पे सूख गई, फिर थोड़ा बोझ खत्म हो गया। बोला क्या करूँ? बोला तो सल्फर ले जाए। सल्फर क्या करेगा? फंगस को खत्म करेगा। अब सल्फर एक प्रकार से वो ट्रीटमेंट है जो कैंसर पेशेंट को कैंसर की कीमोथेरेपी दी जाती है, कि जमीन में जाके जड़ के फंगस को तो खत्म करेगा, लेकिन जीवाणु को किसी को ये 4 जहर एक बराबर सल्फर केला जो रासायनिक कंटेंट में आ रहा है एक बराबर, इसने जमीन को तबाह करना चालू कर दिया। और लगभग 21 के बाद में यही पेस्टिसाइड कंपनियां ट्राइकोडर्मा, माइक्रोराजा और ग्रोथ प्रमोटर के ऊपर बायो की चीजें देने लगी। अब आप किसी भी पेस्टिसाइड कंपनी के कोई भी उत्पाद दुकान से लेके आ रहे हो, अगर ग्रोथ प्रमोटर की स्प्रे मांग रहे हो तो 90% उसके ऊपर बायो लिखा मिलेगा, क्योंकि होमिक, डेवेलिक और अमीनो अमल सबसे ज्यादा असर करते हैं बायो में, उनके बराबर पेस्टिसाइड में है ही नहीं। ट्राइकोडर्मा सबसे ज्यादा काम करता है जड़ फंगस में, इसके बराबर सल्फर जिंदगी में कर ही नहीं पाया। वापिस आपको बायो में लाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जाए तेरे से बायो की करवाई जा रही है। किसान जाएगा, किसान की एक सबसे बड़ी कमी है वो दुकानदार के फेस के ऊपर विश्वास करता है कि भाई मेरी ये दिक्कत है, दवाई दे दो। उसने 3-4 दवाइयाँ मान के दे दी, उसने कभी उस दवाई के ऊपर नाम देख लिया मोनोसील है, ये नहीं देखा इसमें कंटेंट्स क्या है, जो अभी कुंदन साहब बता रहे थे इसमें क्या क्या डला हुआ है, ये नहीं देखा। तो बायो देख लेते हैं, लेकिन गौर नहीं करते कि बायो का मतलब तो जैविक है, तो जैविक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती से इतने जड़ों का उपचार हो रहा है, जैविक खेती से इतनी जड़ी फसल की फटवार फूट और फटवार हो रहा है, जैविक खेती से ही तेरे जो है पौधे को संपूर्ण पोषण जो मैं करता हूँ, जो किसान का अनुमान बता रहा था, मैं आपको जिक्र कर रहा था, मैं बता रहा था, तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपकी यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसे उत्पादों को निजात दिया जिससे आपका संपूर्ण रूप से जो है इलाज हो जाएगा, चाहे वो कोई भी खेती हो, किसी भी प्रकार की। मैंने बताया तो बैक्टर पीएसबी, इसमें पीएसबी क्यों दिया है? अभी मैंने डीएपी के अंदर बताया था कि डाई अमोनियम फास्फेट है, और फास्फेट वाटर सोलुबल कितनी है? 9 किलो, और सीड्रिक सोलुबल कितनी है? 11 अब वो सीड्रिक पड़ी है आपके खेत में, ये पीएसबी क्या करेगा? फास्फोरस सेलुलाइज बैक्टीरिया, ये एक ऐसा जीवाणु है जो इस 11 किलो फास्फोरस को लिक्विड करके आपके पौधे तक पहुंचाने का काम करेगा। तो पिछले 20 साल से आप हर कट्टे के पीछे 11 किलो खेत में जमा करते हैं, आपकी जमीन में फास्फोरस अनसोलुबल फास्फोरस भरपूर मात्रा में पड़ा है, उसको सोलुबल करके पौधे तक पहुंचाने का काम करेगा। उसके बाद में आपका जो बायोटिका है, ये बायोटिका क्या काम करेगा? 8 प्रकार की फंगसें होती हैं, और 8 प्रकार की फंगसों के लिए हमने लगभग 114-15 प्रकार के उत्पाद देखे हैं 18 से लेकर। ये प्रोडक्ट साल दर साल हम देखते जाते हैं, तो नए नए नाम से विकल्प होते जाते हैं, ये जड़ फंगस के लिए डाल दो, ये जड़ फंगस के लिए डाल दो, ये ऊपर की फंगस के लिए डाल दो, अलग अलग बना दिए। ये अकेला 8 प्रकार की फंगस को आपकी जमीन से भी आपके ऊपर से भी खत्म कर देगा अकेला, क्योंकि इसके अंदर ट्राइकोडर्मा के साथ में सुडोमोनास और HT की कॉलोन है 5-4 में ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास है। HT इसको सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है, ये इंडिया का ही नहीं एशिया का सबसे मजबूत बैक्टीरिया है, इकट्ठा एक जगह आपको अलग अलग मिल जाएंगे खंडित में, वो आपको पोस्ट
1800 से लेके 2400-2500 रुपये तक इसको भेड़ करते हैं। इस चीज़ में सिर्फ जीवाणु खाद ये आपके पास आपके फार्मर के पास लगाना है 400 से 500 रुपये, सबसे सस्ता और सबसे मजबूत। उसके बाद में DOP है आपके पास, डीकम्पोस्ट ऑर्गेनिक फास्फोरस। इसमें न तो डाई है न अमोनियम है, डीकम्पोस्ट ऑर्गेनिक फास्फोरस है। ये फास्फोरस क्या देगा आपको? जमीन को फास्फोरस तो देगा ही देगा, पौधे को खुराक तो देगा ही देगा, साथ में जमीन को ऑर्गेनिक कार्बन देगा, क्योंकि ये कार्बनिक खाद है। और कार्बन आपके जमीन का जो बिल्डअप होगा बढ़ेगा। आप जो जीवाणु डालोगे ना, ये जीवाणु अभी डाल रहे हो, शुरू की साल में जीवाणु डालोगे, काम थोड़ा सा कम दिखाई देगा एजोक्टोबैक्टर पीएचपी, क्यों? उसने काम किया, साथ में जो जमीन में जहर है वो उसको धीरे धीरे रोक रहे हैं नहीं करो। फिर या तो बार बार डाल रहे हैं, 2 से 3 बार डाल दिया तो इसका अनबिलीवेबल रिजल्ट है, लेकिन किसान एक बार डालने में कर जाता है। वो हमें जानकारी देनी है उसको, क्योंकि जानकारी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। अब ये DOP क्या करेगा? आपके कार्बन कंटेंट्स को डेवलप करेगा। जब कार्बन कंटेंट्स डेवलप होंगे तो वहाँ से जीवाणु फिर लेंगे नहीं है, और वो अपनी मदर कल्चर में, जैसे गुजर साहब ने बताया कि हमारे सारे के सारे बैक्टीरिया वो मदर कल्चर में होता है। एक नॉर्मल कल्चर होता है जिसके अंदर वो हमने डालते हैं उतना ही काम करेंगे, एक घट गया तो घट गया। इधर मदर कल्चर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि एक जगह उसको ठीक जगह मिल रही है तो वो 1 के 2 हो रहे हैं, दूसरी जगह कोई रास्ता मिल गया उनको रहे तो वो अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, वो डेवलप होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो उसके बाद में वेस्कुलर माइक्रोराजा है। ये माइक्रोराजा आपका फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर, पोटास 12 के 12 पोषक तत्वों को आपके पौधे को देने का कार्य करता है। उसके बाद में आपके पास कैल्शियम है। कैल्शियम हमारे जितनी भी बागवानी की फसलें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जरूरत होती है कि वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता को अपने तरह समावेश करता है, पौधे की संरचना को मजबूत बनाता है। जैसे हमने ठंडा अगर उसको डाला तो इसके चारों तरफ पानी की बूंदे आ गई, अब ये नॉर्मल हो चुका है। आप ठंडा कभी भी गिलास में डाल के देखो, टेबल में गीला हो जाएगा। थोड़ी सी इतनी सी जगह में हमने कम से कम 1 घूंट पानी की तैयार कर ली। अगर पूरे पर्यावरण के अंदर भरपूर मात्रा में ये चीजें होंगी तो आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दोनों का समावेश होगा, इकट्ठे होते ही और आपका पानी के रूप ले लेगा। उसके बाद में आपके पास कीटनाशक प्रावधान। अब तक ये विशेष विषय है, अब तक हमने किसी कीट को मारा है? किसी भी कीट को अगर किसी किसान ने मारा हो तो सुननी पड़ी, 20 साल से मार रहे हैं हम, अपनी कोशिश में तो उसको मार रहे हैं, लेकिन वो अगले साल को बढ़ के आ रही है। इसका मतलब किस्मत तो नहीं और ताकतवर भी हो रही है। पहले BHC से मर रही थी, अब वो गुलाबी सुन रही है, वो तो पेट्रोल से ही छिड़काव से मर रही नहीं, नरमा में खास करके दवाई बन रही है। तो इसी प्रकार धान के अंदर, गन्ने के अंदर, आपका अलग अलग फसलों में सभी कीट आपके पावरफुल होते जा रहे हैं साल दर साल। हम किसी कीटों को मार नहीं रहे, हम कीटों को ताकतवर बना रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि जितने भी हमारे कीट होते हैं वो शाकाहारी कीट होते हैं, और शाकाहारी जो भी जीव होता है उसकी मांसाहारी जीव से ताकत ज़्यादा होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ताकत का मतलब शेर बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर हेल और शेर को अगर जोड़ा जाए तो शेर उसकी ताकत थोड़ी सी दूर नहीं जोड़ सकता, उसका अंदर जरूर मजबूत है लेकिन इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है। वैसे ही हमारी फसल के अंदर जब स्प्रे करते हैं ना तो हमारे जो मांसाहारी कीट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, वो मर जाते हैं। मकड़ी, गरुड़, ततैया, मकोड़ा, ककोड़ी, तो ये सारे के सारे क्या थे? हमारे मांसाहारी थे। हमारे जितने भी शाकाहारी जीव थे उनके लार्वा को, अंडों को खाने का काम कर रहे थे, उनको भी खाने का काम कर रहे थे, लेकिन हमें जैसे ही स्प्रे मारे तो उनको तो वो मार दिया। और जो शाकाहारी होता है उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो उनको मरने में लगेगा समय। हम खेत में जाके फिरते हैं दूसरे दिन, मरे नहीं मरे सारे, कई बार ऐसे होता है सारे तुम मरे अगले 2 दिन लगना। तो उनको जब 2 दिन का टाइम मिलेगा तो कीट का जीवन ही 4 से 6 दिन का, तो 4 से 6 दिन में उनको जन्म भी लेना है, प्रजनन के लिए भी उन्हें मर भी जाना। जब उसको स्प्रे लगती है तो उसको पता है तेरी मौत निश्चित है, उसको तो मरना है, वो स्प्रे के डायरेक्ट संपर्क में आ गया। वो सोचता है कि तेरे को तो मरना है, तो मरने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके प्रजनन क्रिया करे। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रजनन क्रिया करता है। जिस कीट को लगभग 15 से 40 लार्वा जो होते हैं वो 100 से 100 लार्वा समझ लगता है। प्रजनन क्रियाओं को संभोग क्रिया की जरूरत नहीं होती है, प्रजनन क्रियाओं की जहर से डेवलपमेंट होती है। और वो लार्वा जो जन्म लेंगे वो 0.8 से
2% तक उस जहर को सहन करने वाले दल में ताकतवर, और यही हमारी प्रक्रिया होती है। हम हर साल 10 साल अपने कीटों को ताकतवर बनाते जा रहे हैं उस जहर की संग्रह से। पहली बार आपका जो कीटनाशक है इसमें वर्टिसिलियम टेक्टर बवेरिया बेसिना और मेटाराइजम इन बैक्टीरिया में लाए गए हैं। तीनों के तीनों बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया काम करते हैं उस लार्वा को, उसकी पीढ़ी को खत्म करने का, जन्म ही नहीं लेने देते लार्वा, मांसाहारी ग्रहण कर सकता है। और तीसरा जो मेटाराइजम है वो उस लार्वा के माध्यम से उस कीट के अंदर स्थापित हो, इस कीट के पूरे छोर को अंदर से खत्म कर देता है, उसको अंदर कुछ भी नहीं है, वो कीट आपका 30 दिन के अंदर खत्म भी। ये है संपूर्ण तौर पर। फिर वो अपने पत्ते के अंदर स्थापित रहते हैं जब तक जमीन में बड़ा जहर नहीं डाला जाएगा, पत्तों में बड़ा जहर डाला जाएगा, वो आपके पत्तों के अंदर क्लोन होना करेंगे। पत्ते के अंदर दो ही स्थिति में रहेंगे, या तो मिल या पत्ता सूख गया, सूखी किसी चीज के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, तब तक वो आपके पत्तों में रहेंगे, लंबे समय तक आपकी खेती के अंदर रहते हैं। तो ये हमारी कीटों की संरचना को खत्म करने में अभी सर बताया थे ICAR हमारे साथ जुड़ा है। ICAR ने हमें एक और प्रोडक्ट दी जिसको पैसिलोमाइसिस बोलते हैं। ये सबसे खतरनाक बैक्टीरिया माना जाता है कीटों के लिए। आपका जो धान के अंदर होता है ना फड़का बोलते हैं, थोड़ा उछल चलता है, वो किसी चीज से नहीं मरे, पैसिलोमाइसिस ने उसको खत्म किया। तो आपके पास सबसे ताकतवर मजबूत जो नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में आपके पास गोल्ड है, गोल्ड एक कॉम्बी पैक है आपका, जड़ों को मौसम भी रहेगा, जड़ों को फंगस रोकने का काम करेगा। लेकिन ये पहली परिस्थिति में हमने डाला, पहली संरचना में हमने डाल दिया, फंगस आने से पहले और बीज पर कंडीशन होने के तुरंत बाद पहले पानी के ऊपर, तब ये इस काम को कर पाएगा। अगर हमने फंगस आने के बाद इसको डाला तो ये अपना फंगस को खत्म नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ फंगस को रोकता है, फंगस को खत्म करने का काम आपका बायोटिक है। उसके बाद में पोटास का सभी किसानों को पता है, अभी मैंने जिक्र किया था हमारे कॉलोनी में प्रोटीन में काम करेगा उसी टाइम पे आने जब हमारी दूध के अंदर शुरू हो जाए। अगर दानेदार दे रहे हैं तो अगर स्प्रे कर रहे हैं तो दूध का निकलने के तुरंत बाद, क्योंकि स्प्रे जो भी है वो सीधा ग्लूकोज की तरह नस में लेके डायरेक्ट, और जो दाना है वो जमीन में जाके पौधे के द्वारा संरचना के माध्यम से आएगा। उसके बाद में आपके पास NPK है, NPK के बारे में एग्रीकल्चर के किसान सभी जानते हैं, मैंने अभी भी जिक्र किया था DAP के मामले में। नाइट्रोजन भी, यूरिया भी है, फास्फोरस DAP भी है और पोटाशियम भी है। आपका पौधा ज्यादा फिसलता है, खास करके हमारी जब ग्रोथ की शुरुआत होती है उस टाइम हम इसका इस्तेमाल करें तो एक की बजाय 3 खुराकें मिलेंगी, चाहे स्प्रे के तौर पर भी कर सकते हैं। NPK 19-20 आती है, वो ज्यादा काम करती है, 0-30 आती है, उसको फास्फोरस की जरूरत होती है, है उसकी जरूरत नहीं होती। उसके बाद में आपके पास दूध कैल्शियम है, दूध क्रांति कैल्शियम की जरूरत है। ये अकेला कैल्शियम नहीं है, इसमें जीवाणु स्टावरी और विटामिन B12 के साथ में कैल्शियम है। एक्चुअली में कैल्शियम जो है ना हमारे दिमाग में क्रांति लाती है, कैल्शियम हमारे जीव के अंदर दूध की मात्रा में बढ़ता है। जब दूध का दोहन पशु ज्यादा देता है, ज्यादा मात्रा में दूध पशु दूध देगा, उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, क्योंकि उसके शरीर के अंदर से जब कैल्शियम निकलता है तो हड्डियां उसको कमजोर होती है। कैल्शियम उसकी हड्डियों को मजबूती देता है, तो उसके शरीर के अंदर एक चमक आती है, रौनक आती है, अपने आप को बगैर स्ट्रेस के महसूस होता है। तो अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, तो लिक्विड ज्यादा मात्रा में लेगा तो उतना ही दूध बढ़ा देगा। ये कैल्शियम की परिभाषा है। लेकिन जीवाणु और सुधार क्या करती है? जीवाणु काम करती है कि आपके शरीर के अंदर जितने भी जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको पॉजिटिव सेल्स में लेके आती है, वो सकारात्मक काम करना चालू कर देते हैं। तो उसके अंदर जितने भी फंगस होते हैं वो रुक जाते हैं। उसके कारण आपका जो रिओर्डर है बार टीके बार लगाने पड़ रहे हैं, वो गर्भ नहीं कर पाई, उसके अंदर सबसे अच्छी मजबूती लेके आती है, या उसकी पेशाब से संबंधित गोबर से संबंधित कोई दिक्कतें हैं वो ठीक करती है। उसके बाद में आपका जो स्टावरी है वो उसके पाचन क्रिया को मजबूत करती है, जो वाली स्टोर होते हैं, तो उसकी पाचन क्रिया को मजबूत कर देती है। वो जो भी खाती पीती है उसके शरीर के अंदर मजबूती से लग रहा है, तो न सिर्फ आपका दूध बढ़ेगा, आपका पशु एक प्रकार से मजबूत बढ़ता है। आपको कैल्शियम कितने प्रकार के उसको कई प्रकार के केमिकल भी आप देने लगे, ताकि पशु यूज करते हैं। उसके अंदर हर स्तंभधारी जीव अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए अपने अंदर दूध रखता है। हमारी माताएं बहनें हो, चाहे अपने पशु है, जैसे ही ब्याज में आता है इसको थोड़ा दूर नहीं लाते हैं, क्योंकि उस टाइम उसका नर्वस सिस्टम यूज होता है, उसको पता ही नहीं है कि तेरे को कंज्यूम करके रखना है। इसलिए हम खुद दूध उसके लिए छोड़ते हैं कि अगर पूरा निकाल दिया तो कमजोर हो जाएगा। और यही कैल्शियम के अंदर हो रहा है। कुछ ऐसे 60 की तरह से पहले इंजेक्शन आते थे दूध को निकालने के लिए, वो 60 उसके अंदर कहने लगे। उससे क्या होता है कि उसका नर्वस सिस्टम यूज होता है, उसको कंज्यूम करके आधा लीटर से 1 लीटर दूध रखा होता है, वो नहीं छोड़ते।
किसान उसकी उसने दूध बढ़ाया, दूध नहीं बढ़ाया, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होने जा रहा है, वो बीमार होने जा रहा है, वो आगे टिक नहीं ले पाएगा या अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके बीच में मजबूती के तौर पर सर्टिफाइड रहेगी। उसके बाद में जिंक आपके पास है, जिंक का भी इसके किसान को पता है, अभी मैंने जिंक उसको भी बात बताई थी। यानी सोलर बहुत बड़े बड़े जो होता है जितने भी पोषक तत्व होते हैं तो सोलर करके पूरा बनाने का काम करता है। उसके बाद में सल्फर बोरान है, सल्फर बोरान हमारा काम करता है मुख्यतः फूल से फल बनने वाली फसलों में, नरमा आ गया, सरसों आ गई, फिर सब्जियां सारी आ गई, पोल्ट्री कर सके तो सारी आ गई बागान में। तो उसमें क्या है, फूल से जब फल बनता है तो कई बार फूल और फल के बीच में फंगस डेवलप हो जाती है। फंगस सबसे बड़ा जहर है किसान के लिए। वो फंगस डेवलप हो जाती है, फंगस डेवलप होने के कारण क्या होगा, आपका फूल गिर जाएगा। फूल अगर समय से पहले गिर गया तो फल का साथ नहीं दे पाता, तो फल भी दोनों पूरा पकाव नहीं करते। तो सल्फर उस फंगस को कंट्रोल करता है। ये सल्फर कौन सा है, बायो का। मैं अभी इसका जिक्र कर रहा था, वो रासायनिक का आपका जहर रासायनिक में कुछ तैयार होता है और जहर बायो में तैयार होता है। रासायनिक में मैं बोलूँ तो आपकी सल्फास की थोड़ी बोलते हैं, बाकी जब फिर सारी खेती की स्प्रे आ गई, पेंट आ गया तो सब आ गई। लेकिन बायो में अगर जहर तैयार करना है तो आप सीटी का मत तो अभी बता रहा था, खट्टे वाला आपको लगता है और तांबे को आप इकट्ठा कर दोगे। मतलब तांबे के बर्तन में अगर हमने लस्सी रख दी या लस्सी में तांबे का बर्तन रख दिया तो वो जैविक जहर दिया हो जाएगा। उसको इंसान पिएगा और गाय पिएगी और मच्छर खाएगा तो सभी मर जाएगा। ये जैविक की प्रोसेस है। तो आपकी दोनों चीजें दोनों तरीके से तैयार होती है। तो ये सल्फर आपके फंगस को कंट्रोल करेगा और बोरान सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। जो फल है उसकी संरचना को पूर्ण रूप से गड़बड़ेगा। जितने भी बागवानियां होती है, जब में बाग लग रहे हैं, आम का है, अमरूद का है या सेब के हैं, किन्नों के हैं, इन बागों के अंदर पोटास और बोरान सबसे अहम खुराकें होती है। तो ये आपके पास बीज जनरेशन से लेकर फसल की कटाई तक सभी की सभी खुराकें हैं और इन खुराकों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपके क्षेत्र में, कैसे किसानों को बताना है, आपकी केवीएस के माध्यम से दोनों पास ही बैठे हैं, कंपनी हो चुकी है, तो आपकी केवीएस के माध्यम से आपके बीच में जानकारी जाती है। उसके बाद में आपकी ऑनलाइन मीटिंगें होती हैं। वो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा। आपका एक केवीएस आपके क्षेत्र में है तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र में आप एक पैरामीटर लेके आओ, आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा केवीएस ओपन हो, तो फिर अपने आप यही लोगों को जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं केवीएस दिखाई दे रहे हैं, अपने आप के अंदर एक बदलाव आएगा। क्योंकि शोध बदलने में बहुत बड़ी मेहनत लगती है। पेस्टिसाइड में भी शोध बदली है। एक छोटा सा टॉपिक लास्ट रहेगा मेरा, शायद ये मुझे साहब से भी गलती से छूट गया, समय कम है, बस लास्ट टॉपिक में ही बात खत्म हो गया इस बात को। ये भी साथ देना बंद कर रहा है। दवाई, हाँ वक्त का दवाई, अक्सर किसान इस शब्द का इस्तेमाल करता है। अभी सबसे पहले बीज पे लगाने वाली दवाई, फिर उसके अंदर यूरिया के तौर पे डीएपी के तौर पे बिजाई वाली दवाई खुराक उसकी, फिर उसके बाद में यूरिया का छिड़काव की एक दवाई, फिर उसके बाद में पत्ता मोड़ के लिए दवाई, उसके बाद में फंगस के लिए एक दवाई, उसके बाद में कीटों के लिए अनेक दवाई। ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ और आप सही बता रहे हैं। ये एक दवाई, वो जितनी भी शीशियां हैं आपकी बोतलें हैं, उनके ऊपर आप देखना लिख के रखा है। ये कॉलम आता है, वो सिग्नल होता है पॉइजन का, और इसके बराबर में लिखा होता है बच्चों की पहुंच से ये मैं जो आपका केवीएस बता रहा हूँ ना, ज्यादा केवीएस करवाने का यही असर होगा कि आज तक किसान को दवाई बता के ध्यान रखा गया है। आप उतनी ही बार कि जी मेरे को डीएपी वाला चाहिए, तो अमोनियम एसिड है उसमें आपके हाथ में भी चलेगा ना, गिरेगा ना अमोनियम एसिड तो जलाएगा, उसको कपड़े में जला देगा। हमारे पहले दूध की मशीनों में वो डेयरी आती थी फेरने के लिए, उसमें अमोनियम एसिड का इस्तेमाल होता था। ठीक है, दोबारा फिर आप बीज के लगाने के लिए बोल रहे हो, फिर डीएपी के लिए बोल रहे हो, फिर यूरिया के लिए बोल रहे हो, जिंक सल्फर पोटास के लिए बोल रहे हो, ग्रोथ प्रोमोटर के लिए बोल रहे हो। हर बार एक बार आप जहर मान के देखो, मैं कसम खाता हूँ आप एक साल में जहर छोड़ दोगे इस तरीके से, क्योंकि दिमाग डिप्रेशन में आ जाएगा। डिप्रेशन में आपका दिमाग 100% आ जाएगा, मैं इतना जल रहा हूँ, लेकिन उसको बड़ी समझदारी से क्या नाम दे दिया गया, ताकि आपका दिमाग डिस्टर्ब न हो। इसलिए अपने अगर पूरे क्षेत्र का दिमाग डिस्टर्ब करना है तो हर क्षेत्र में आप केवीएस को डेवलप कर दो, आपकी दवाइयां लेने में आपकी बिकने वाली है। अपनी तैयारी करो, जैसे
अनिता जी ने की है, जोगिंदर जी को नगर निगम ने दी है। इतनी दूर से ऐसे नहीं चल के आए। आप अपने क्षेत्र को जब करोगे ना एक चीज से, जब एक मुहिम चल पड़ती है, हर जगह उसकी चर्चाएं होने लग जाती हैं, सुरसुराहट होने लग जाती है, नया रोड का देखो बढ़िया है, अच्छा तो दूसरे का जी करेगा तो नहीं ये मत करेगा। इसका विश्वास बिल्कुल ही नहीं था, और विश्वास को तोड़ने का काम आपकी दो ही चीजें करेगी, मीटिंगें और किसान गोष्ठियां। किसान गोष्ठी के अंदर जितने ज्यादा किसान होंगे उतनी ही ज्यादा जोगिंदर जी से 2 बार किसान मिलते हैं, दोनों बार वोट भी। एक बार तो यूपी से दोस्त खास दोस्त थे, उन्होंने जो है वो कंबाइन मशीन हरी खेती में चलानी चालू की। ये सरपंच साहब भी हैं और इनके विरोधी थे। हमें अंदाजा हो गया था मीटिंग खत्म करने से पहले कुछ न कुछ गड़बड़ है। जान बुझ और मीटिंग में हमने बोल भी दिया था, कुछ साहब ने स्पेशल बोल दिया था, बोले खास दोस्त नहीं है तो लेकिन कसम खा रखी है कि सुनने नहीं देना। तो अरे भाई ये तो है ही। हाँ, तो वो जो है ना वो दुश्मनों को पढ़ने दो, वो आभास हो रहा है कि कुछ न कुछ हम करने जा रहे हैं। जितने दुश्मन होंगे ना आपके बीच में, एक महान शख्सियत हुए हैं जिनका नाम तो राजीव दीक्षित के नाम से हम जानते हैं, सुना होगा आपने शायद। अगर वो आज तक होते तो मेरे को ये एहसास है कि हमारी जरूरत नहीं थी आज इस मीटिंग में। हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा जैविक क्रांति जो है उस समय लगनी चालू हो गई थी, लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े थे, करोड़ों उनके अनुयायी हो चुके थे, आज भी है। बस थोड़ी सी जानकारी उन्होंने दी थी, उस जानकारी को आप सब मिलकर आगे बढ़ाएं। वो हमारे लिए शहीद हो गए, शहीद भगत सिंह हुए, तो उनके बाद में जो है ना हमने आज़ादी पाई, ये एक अचीवमेंट थी। अब शहीद हमारे डॉक्टर राजीव दीक्षित हुए हैं, अगर हमने जैविक में आज़ादी पाई ना तो हम अपने आप में कामयाब होंगे। धन्यवाद।